किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, भाग नंबर 5 में हमने बात की कि जैविक खेती क्या होती है और जैविक खेती आज की हमारी मुख्य रूप से आवश्यकता कैसे बन गई, उसके बारे में हमने विस्तार से बातचीत की। आज का जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि जैविक खेती में जो आज हमारी उत्पादन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, और उत्पादन कम होने का कारण क्या है, और जो जैविक उत्पाद हम बना के खेत में डालने का काम कर रहे हैं वो प्रॉपर रूप से उसकी पूर्ति पौधे ग्रहण नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। किसान साथियों, रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती में जब भी किसान आता है तो उसके उत्पादन का कम होने का मुख्य रूप से 3 बिंदु होते हैं। मेरी जो 6 साल का अनुभव जो मैंने प्राप्त किया है उसके अनुसार, एक सबसे पहला बिंदु होता है हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन का कम होना। दूसरा बिंदु होता है हमारी ज़मीन का पीएच मान अधिक होना। तीसरा जो बिंदु होता है हमारी ज़मीन का लवणीय व क्षारीय होना। उस वजह से हमारा जो जैविक खेती के अंदर जब हम कदम रखते हैं रासायनिक को छोड़ के, तो उस समय जो उत्पादन होता है, पहली साल की बात करें बहुत कम होता है, दूसरी साल की बात करें थोड़ा सा बढ़ता है, तीसरी साल की बात करें तो उत्पादन सामान्य स्तर पर आता है। वो ऐसा क्यों होता है? जो नए किसान साथी हमारे बीच में जुड़कर जो आने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी रहेगा, और जो किसान साथी इस बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी रहेगा। और इसके लिए हम क्या समाधान करें ताकि इन समस्याओं का समाधान हम जैविक खेती में आने से पहले ही कर सकें और हमारे उत्पादन पर कोई भी किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। किसान साथियों, आज ऑर्गेनिक कार्बन की हम बात करें तो सामान्य स्तर जैसे बताया गया है ऑर्गेनिक कार्बन का वो 0.97 के आसपास बताया गया है, जिसके अंदर अगर 0.97 के आसपास अगर हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है तो हमें एक तो फर्टिलाइज़र की आवश्यकता कम पड़ेगी, और दूसरा जो ऑर्गेनिक उत्पाद यानी जैविक उत्पाद जैसे वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं, बकरी की लेंडी का घोल बनाते हैं, पत्थरों का घोल बनाते हैं, या एंजाइम बनाते हैं, या 5 पत्ती गाढ़ा बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, या और अन्य किसी तरह के उत्पाद जो हम तैयार करते हैं, वो पौधे को सोलबल होके मिलना यानी पौधा उसको ग्रहण करे, वो तभी होगा जब हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.85 के आसपास या 0.97 के आसपास होगा। हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का मुख्य रूप से क्या तरीका हम अपनाएं जिससे हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है वो बढ़े, उसके लिए मैं कुछ बिंदु आपको बता देता हूं। आज जो किसान साथी मुख्य रूप से जो गलतियां कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि जैसे अब गेहूं की कटाई हुई है, सरसों की कटाई हुई है, जो मई माह जो चल रहा है हमारा, इस समय में किसान साथी क्या करते हैं, गोबर की खाद अध पकी है या वो मुख्य रूप से वो तैयार नहीं हुई है, या हमने वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से गोबर की खाद को तैयार किया है और उसको हम इस समय में खेत में डालते हैं। होता क्या है, किसान साथी ने आज गोबर की खाद खेत में डाल दी, वो 3 दिन पड़ी रही, 4 दिन पड़ी रही, 5 दिन पड़ी रही। आज का जो तापमान है वो 42-43 डिग्री के आसपास जो चल रहा है, उस गोबर की खाद में कोई भी अगर हमारे सूक्ष्म जीव हैं या सूक्ष्म जो भी हमारे मित्र कीट हैं वो इतनी तेज़ तपन के कारण बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन किसान साथी इस बात का बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। वो जो गोबर की खाद हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल एक मिट्टी बन जाती है जो हमारे लिए ना के बराबर उपयोगी होती है। तो मैं किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जब भी गोबर की खाद अगर आपको खेत में डालनी हो, अगर इस समय में डालनी हो तो उसको शाम के समय में डलवाइए और उसी समय उसको मिट्टी में मिलाइए, ताकि जो सूक्ष्म तत्व हैं हमारे, जो उसके अंदर जो भी है, NPK है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या पोटासियम, जो भी चीज़ उसके अंदर है वो आसानी से मिट्टी में मिल सके और नमी की मात्रा के पास वो जा सके। सबसे अच्छा तरीका तो ये रहेगा कि गोबर की खाद को सही समय जो है वो अक्टूबर-नवंबर माह का है, उस समय में अगर आप डलवाएंगे तो उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलेगा। दूसरा किसान साथियों, आज जो हम अपनी फसल के अवशेषों को आग लगाने का जो काम कर रहे हैं उस वजह से भी हमारे मित्र कीट जो हमारे खेत में हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और जो हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो बिल्कुल घट रहा है। तो किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज वेस्ट डिकम्पोजर जैसा उत्पाद आपके पास है तो इसका उपयोग आप फसल के अवशेषों को अपने खेत में ही डिकम्पोज करने का काम कीजिए, ताकि इस तरह की आपको समस्या ना हो। वो एक जीवांश कार्बन बन के आपके पौधों आने वाली जो फसल है उसके लिए एक बेहतरीन खाद का काम करेगा और आपका ऑर्गेनिक कार्बन भी लगातार बढ़ेगा। भले ही किसान साथियों ये चीज़ें आप अपने खेत में करने के बाद
करने से पहले और करने के बाद अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवा लीजिए, उससे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अगला जो है हरी खाद लगाना, ये जो समय है यानी जो अप्रैल मई का जो समय है वो सबसे अच्छा समय है कि हम उस समय में हरी खाद अपने खेत में लगाएं। हरी खाद के रूप में किसान साथी क्या ले सकते हैं, जैसे ढेंचा है, सन है, मूंग है, गंवार है और ककड़ी की जैसे बात करें वो है, उन सभी का बीज आप मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 6 किलो बीज का बुरकाव करके हैरो से मिट्टी में मिला दीजिए और उसमें नमी की मात्रा बढ़ा दीजिए। वो बिल्कुल आसानी से अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो 40 से 45 दिन का हो जाए तो हर्रो या रोटावेटर के माध्यम से उसको मिट्टी में मिला के 2 से 2,500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से वेस्टी कंपोजर आप उसमें छोड़ दीजिए। किसान साथियों, मैं दावा करता हूं आपसे कि डेफिनेट आपका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ेगा और आने वाली जो फसल है उसके लिए एक बेहतरीन खाद भी बनेगी। उसके साथ साथ जो रासायनिक फर्टिलाइज़र हम अगर यूज करते हैं वो किसान साथी भी इसमें हरी खाद लगाने का काम कर सकते हैं। उनको भी आगे आने वाले समय में ना ही यूरिया की इतनी आवश्यकता पड़ेगी, ना ही डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों, एक हर साल अपनी ज़मीन का लैब टेस्टिंग अवश्य करवाएं, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी ज़मीन का जो पीएच मान है वो क्या है, हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो क्या है, हमारी ज़मीन के अंदर किन तत्वों की मुख्य रूप से कमी है, ताकि हम उसी के अनुरूप जो भी रासायनिक उर्वरक हैं या जैविक उत्पाद जो भी हम तैयार करते हैं वो उसके अनुसार खेत में दे पाएँ। क्योंकि मोस्टली किसान साथी क्या करते हैं, हमारे खेत में रियल में ज़रूरत है 25 किलो यूरिया की और किसान उसको देने का काम 50 से 75 किलो के आसपास करते हैं, जिससे कि ज़मीन का तालमेल ख़त्म हो रहा है। अगला जो मुख्य रूप से टॉपिक है वो हमारा पीएच मान है। आज जो हमारे सामान्य स्तर की अगर पीएच मान की बात करें वो तो 6.5 से लेकर 7 के बीच में सामान्य स्तर जिसे पीएच मान बोला गया है ज़मीन का, जिसके अंदर ज़मीन सही हमारे पौधों का सही विकास होना, फसल का सही उत्पादन होना, सही बढ़वार होना, यानी सारी चीज़ें उस पर अपना मायना रखती हैं। पीएच मान का लगातार बढ़ना, उसका मुख्य रूप से कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रासायनिक खादों की अत्यधिक मात्रा में उपयोग, ज़मीन के अंदर जैसे हम डीएपी और यूरिया का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी विस्तार से बताया था। किसान साथियों, अगर 25 किलो यूरिया की अगर आपको आवश्यकता है तो 25 किलो ही डीएपी यूरिया उसमें देने का काम करें, 50 किलो ना करें। क्योंकि आज अगर 30 किलो यूरिया आप अपने खेत में देते हो तो पौधे को मुख्य रूप से वो 10 किलो ही यूरिया मिल पाती है। बाकी यूरिया जो है या डीएपी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होके हमारी ज़मीन की नीचे चली जाती है, जो 1 से 1.5 फुट के ऊपर रॉक फास्फेट की जो परत बन जाती है, जिससे ज़मीन का वाष्पीकरण बंद हो जाता है। बरसात का पानी जो है वो नीचे जाने की बजाय ऊपर ही हवा में वाष्प होकर सूर्य की किरणों से चला जाता है, जिससे कि हमारा लगातार ज़मीन का जो जल स्तर है वो लगातार घटता जा रहा है। अगला जो हमारा मुख्य रूप से ज़मीन का लवणीय होना, क्षारीय होना, आज जो नमकीन पानी जो हमारा हुआ है या ज़मीन का जो टीडीएस पानी का जो टीडीएस बढ़ा है, उसका कारण भी हम कहीं कहीं अगर बात करें मुख्य रूप से इन रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक उर्वरकों को ही कहा जा सकता है। क्योंकि आज हम खेतों में जो रासायनिक खरपतवार नाशक जो दवाएँ हम यूज़ कर रहे हैं, खरपतवार को रोकने के लिए जो दवा यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है वो टाइट हो गई है। टाइट होने की वजह से बरसात का पानी न नीचे जा रहा है, न ही ज़मीन का जो वाष्पीकरण का जो काम है वो बन रहा है, बिल्कुल कलोज हो चुकी है, जिसकी वजह से नीचे जो तलहटी में जो हमारा जल स्तर है वो लगातार घट रहा है। और हालात ऐसी पैदा हो रही है कि हर साल ज़मीन का स्तर किसी का 10 फुट, किसी का 20 फुट, किसी का 40 फुट तक भी जाने का काम हो रहा है, जिस वजह से आने वाले समय में अकेले हमें इस जहर का ही सामना नहीं करना पड़ेगा, पीने वाले पानी के लिए भी हमारे सामने एक बहुत विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। तो किसान साथियों, जहाँ तक हो सके अपने खेत में खरपतवार नाशक का उपयोग ना ही करें। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रिय किसान साथियों, रासायनिक उर्वरकों का उतना ही उपयोग अपने खेत में करें जितनी की आपके खेत को आवश्यकता है। समय समय के ऊपर आप अपने फसल चक्कर को अपनाएं। आज जैसे आपने उसमें गेहूं लगाया है तो अगली साल कोई दलहनी फसल ही उसमें लगाइए। अगर दलहनी नहीं लगा पाते तो तिलहनी फसल ही उसमें लगाइए, ताकि ज़मीन का जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है वो न्यूनतम स्तर पर रहे। फर्टिलाइज़र की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़े जितनी आवश्यकता एक ही फसल में हम बार बार देने का काम करते हैं। क्योंकि किसान साथियों, आप भी जानते हैं कि गेहूँ में ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है, सरसों में कम पड़ती है, चने में उससे
भी कम पड़ती है। तो किसान साथियों, फसल चक्र को भी आप ज़रूर अपनाने की कोशिश करें। और मैं उन किसान साथियों से ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा, जो किसान साथी रासायनिक को छोड़ के जैविक में कदम जिन्होंने रखा है, वो अपनी ज़मीन का मिट्टी की जाँच और पानी की जाँच उससे करवाएँ। उसके बाद आप वो जांच रिपोर्ट अगर आपके पास हो तो मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजने का कष्ट कीजिए। किसान साथियों, मैं दावा करता हूं आपसे कि जैविक खेती में आपका उत्पादन कतई ही कम नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूं। उसको अगर मेरे द्वारा बताए गए जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है उसके अनुसार अगर किसान साथी ने काम कर लिया तो उसका उत्पादन रासायनिक से बढ़ेगा, ना कि घटेगा। आज जो भी किसान साथी रासायनिक को छोड़ के जैविक में कदम जो रख रहा है, उसका सबसे दूसरा कारण एक और भी मैं आपको बता देता हूँ। रासायनिक उर्वरकों की मात्रा जो हम पहले बहुत अधिक मात्रा में देते थे, जैविक में आने के कारण हमने वो पूर्ण रूप से बंद कर दी, जिसकी वजह से भी हमारा उत्पादन घटा। तो किसान साथियों, अगर किसी किसान साथी ने रासायनिक खेती में जो पहले बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो किया है, वो जैविक में जब भी आए तो उसकी मात्रा को आधी करके आएँ। अगर ज़मीन की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, ज़मीन का पीएच मान ज़्यादा है, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम है, तो जब भी किसान साथी जैविक में कदम रखें तो आज से पहले जैसे आपने 2 बोरे यूरिया के डाले थे, तो 1 बोरे यूरिया के साथ आप जैविक खेती में शुरुआत करें। उससे अगले साल उसको पूर्ण रूप से बंद कर दें। वैसे जो माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी ने एक आसान घोल हमें बताया था, 5 किलो यूरिया 5 किलो डीएपी का उपयोग भी आप एक उतनी ही मात्रा के लिए कर सकते हैं जितने कि 1 बोरे नीचे बोने में यूज़ करते हैं, या 3 कट्टे यूरिया के डालने का जो प्रयोग करते हैं। वो काम हमारा मात्र 5 किलो यूरिया और 5 किलो डीएपी से भी चल सकता है। और ये काम हमारे काफ़ी किसान साथियों ने करके भी दिखाया। जैसे हम बात करें पंजाब से अमृतपाल जी हैं, या राजस्थान से अगर बात करें भवरलाल जी हैं, या हम मेरे हरियाणा से बात करें तो धर्मेंद्र जी हैं, या जय भगवान जी हैं, या अपने मेरे ही पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो रमेश कुमार जी हैं। तो इतने काफ़ी किसान साथियों के उदाहरण हैं जिन्होंने मेरे को वीडियो के माध्यम से या फ़ोन करके बताया, सर हम आज से पहले 1 कट्टा डीएपी का और 4 कट्टे यूरिया के डालते थे, लेकिन हमने वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से 5 किलो यूरिया 5 किलो डीएपी का उपयोग किया, जिससे उत्पादन में हमारे कोई भी फ़र्क नहीं हुआ। कंटिन्यू साथ साथ हमने वेस्ट डिकम्पोजर चलाया, जिसकी वजह से जो उत्पादन पहले हमारा होता था उसी के अनुसार उत्पादन हमारा हुआ, बल्कि हमें रासायनिक में जो लागत लगती थी वो लागत हमारी कम हुई। तो किसान साथियों, इस उपयोग का भी आप प्रयोग आप जब रासायनिक को छोड़ के जैविक में आए तो कर सकते हैं। उससे अगली साल आप रासायनिक उर्वरकों की मात्रा और भी उससे कम कर सकते हैं। उससे भी आपके उत्पादन में कोई प्रभाव किसान साथियों नहीं पड़ेगा। और जितना अधिक हो उसके वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग पानी के द्वारा, जैसे ड्रिप इरिगेशन करते हैं कोई फार्मर, या कोई फार्मर फल इरिगेशन से देते हैं, या फुहारों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जिस माध्यम से भी वो सिंचाई करते हैं पानी के साथ 2 से 2.5 से 3,000 लीटर देने का काम कीजिए, ताकि जो उनकी ख़राब हो चुकी ज़मीन है वो उसमें जल्दी सुधार आ सके। उसके साथ साथ हरी खाद लगाने का काम कीजिए, उसके साथ साथ फसल चक्कर को अपनाने का काम कीजिए, जो विस्तार से मैंने पहले भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। तो किसान साथियों, अगर ये उपयोग आप करेंगे तो आसानी से हमारी ज़मीन का पीएच मान न्यूनतम स्तर पर आएगा, ऑर्गेनिक कार्बन न्यूनतम स्तर पर आएगा, और जो आप जैविक में जो भी उत्पाद आप बना रहे हैं या जो भी उत्पाद बना के खेत में डालने का काम कर रहे हैं, उनको पौधे आसानी से बिल्कुल ग्रहण करेंगे, और उससे आपकी जैविक खेती कभी भी प्रभावित नहीं होगी। तो किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये मुहिम जो हमने जैविक खेती के प्रति जो छेड़ रखी है, वेस्ट डिकम्पोजर से हमने इसकी शुरुआत की थी, और इसको हमें आगे बढ़ाना है। कम से कम बहुत ज़्यादा तो नहीं, 150 के आसपास टोटल वीडियो हमारे बनेंगे, जिसमें संपूर्ण जानकारी देने का काम मैं करूंगा जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है। तो इन वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो किसान साथी इसका फ़ायदा उठा सकें। किसान साथियों, अगला जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम बात करेंगे, जो सिंचाई के ऊपर हम बात करेंगे, कि काफ़ी किसान साथियों के क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं कि सर हम अगर फुहारों से सिंचाई करें तो वेस्ट डिकम्पोजर किससे दें, अगर हम फल इरिगेशन करें तो वेस्ट डिकम्पोजर कैसे हम दें, फोलियर स्प्रे छिड़काव की विधि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा, फल इरिगेशन में सिंचाई कैसे वेस्ट डिकम्पोजर अप्लाई करें, और फुहारा के अंदर फुहारों से जो सिंचाई करते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान हरियाणा में काफ़ी क्षेत्र में फुहारों के माध्यम से सिंचाई होती है, तो उसके अंदर हम वेस्ट डिकम्पोजर कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पूरा करता हूं, और मैं अपना मोबाइल नंबर आपको बताना
ज़रूरी समझूंगा। 999 14 77 77 5। किसान साथियों, ये भी मेरा निवेदन है, ये वीडियो में कोई भी ऐसी कमी अगर वो रही हो तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करने का काम कीजिए, और आपका जो भी सुझाव हो वो सुझाव ज़रूर लिखने का काम कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनमें उन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो इसी के साथ किसान साथियों अच्छे रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी आप सभी किसान साथियों के लिए भगवान से दुआ है। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।